जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन जो है उसके पचने की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है और साथ ही साथ वहाँ पर जो पचे हुए भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। तो देखिए वो जो अवशोषण की क्रिया है वो किस प्रकार से होता है यहाँ पर। तो अगर हम लोग छोटी आंत को देखें तो छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग थे। पहला जो था उसको ग्रहणी बोले थे, डियोडेनम, सेकेंड जेजुनम और थर्ड जो होता है वो इलियम होता है। छोटी आंत इस प्रकार से काफ़ी कुंडलित होता है। ऐसी रफ डायग्राम बना रहे हैं देखने के लिए, समझने के लिए। तो जब आप छोटी आंत को देखिएगा तो इसके सतह पर इस प्रकार से उंगली नुमा संरचना होते हैं। आंतरिक सतह पर, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर इस प्रकार से उंगली नुमा संरचना होता है। और ये जो उंगली नुमा संरचना होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर, सूक्ष्म अंकुर या विलाई। और यही सूक्ष्म अंकुर या विलाई जो होते हैं, जब पचा हुआ भोजन जो है वो इस प्रकार से इनसे होते हुए पास होता है तो ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि छोटी आंत में क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और उस अवशोषण की क्रिया में जो सहायता करता है वो कौन करता है, सूक्ष्म अंकुर या विलाई करता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटी आंत में सूक्ष्म अंकुर की भूमिका लिखिए। तो सूक्ष्म अंकुर का यहाँ पर भूमिका क्या है कि सूक्ष्म अंकुर जो होता है वो छोटी आंत के सरफेस एरिया को, सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है और पचे हुए भोजन के अवशोषण क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा, छोटी आंत में अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण सूक्ष्म अंकुर या सूक्ष्म अंकुर को भी एक और नाम से जानते हैं माइक्रोविलाई की सहायता से होता है। अब आ जाएगा माइक्रोविलाई क्या होता है। तो माइक्रोविलाई देखेंगे, माइक्रोविलाई या इसी को बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर। तो छोटी आंत के आंतरिक सतह पर, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर स्थित छोटे छोटे उंगली नुमा रचनाओं को सूक्ष्म अंकुर कहा जाता है। छोटे छोटे उंगलियों रचनाओं को सूक्ष्म अंकुर कहा जाता है। यह आंत के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है एवं पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता करता है, सहायता करता है। तो यहाँ तक जो था वो छोटी आंत में भोजन के अवशोषण होता है और वो अवशोषण कौन करता है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर उपस्थित छोटे छोटे उंगलीनुमा संरचना को माइक्रोविलाई कहते हैं
और इनका काम, ये क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में कि माइक्रोविलाई जो होते हैं या छोटी आंत जो होता है वो अवशोषण के लिए किस प्रकार अभिकल्पित होता है। तो सीधे सीधे उसमें लिखना है कि छोटी आंत के आंतरिक सतह पर क्या होता है, अवशोषण के लिए विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। और सूक्ष्म अंकुर जो है वो आंत के सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है और भोजन के अवशोषण क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बड़ी आंत। बड़ी आंत ये जो होता है वो हमारे आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ इस प्रकार से छोटी आंत खत्म हो रहा था और यहाँ से इस प्रकार से हम बड़ी आंत को क्या किए थे, शुरू किए थे इस प्रकार से। तो बड़ी आंत जो होता है वो हमारे आहार नाल का अंतिम भाग होता है और उसका जो शुरुआत है वो इस प्रकार नली के समान रचना द्वारा होता है। और इस नली के समान रचना को हम लोग क्या करते हैं, सीकम कहते हैं। फिर ये जो पूरा भाग था, इस पूरे भाग को हम लोग कोलोन कहते हैं, कोलन। और जो अंतिम वाला भाग होता है इसको हम लोग रेक्टम, और यहाँ पर एनस। ये जो भाग होता है ये है सबके सब बड़ी आंत के। तो बड़ी आंत क्या होता है, आहार नाल का भाग होता है और इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कोलन और दूसरा होता है रेक्टम। यहाँ पर क्या होता है, जो अपचा शेष बचा हुआ जो अपचा भोजन है जिनका पुनः पाचन नहीं हो सकता है वो अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं, यहाँ पर जमा होते हैं। और उनसे क्या होता है, कुछ जो जल होता है उसका अवशोषण होता है और बाकी जो अपशिष्ट हैं वो शरीर से वहीं से क्या होते रहते हैं, एनस के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बढ़िया यह आहार नाल का अंतिम भाग है जहाँ अपचा भोजन अस्थायी रूप से जमा रहता है, अस्थायी रूप से जमा रहता है। ये भी बढ़िया तभी और पढ़ना है, इसके बारे में और लिखेंगे। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर से इसको पढ़ते हैं। बढ़िया, यह आहार नाल का अंतिम भाग है जहाँ अपचा भोजन जो है इनका अब पाचन नहीं हो सकता है, पचने के बाद जो अपशिष्ट के रूप में बच गए हैं वो अस्थायी रूप से टेम्पररी जमा होते हैं और वहीं से उनका क्या होते रहता है, निष्कासन होते रहता है। इसको नोट करिए। उसके बाद आगे तो इसके बाद बड़ी आंत के विभिन्न भाग के बारे में बात करें तो बड़ी आंत के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला जो ये जो पूरा का पूरा ये भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो भाग होता है अंतिम, इसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। और ये जो ओपनिंग होता है इसको एनस कहते हैं। तो ये जो कोलोन है और ये जो रेक्टम है यही मुख्य रूप से बड़ी आंत के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कोलोन जो होता है इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है, ऊपरी गामी कोलोन, दूसरा होता है अनुप्रस्थ और तीसरा होता है अधोगामी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो इधर से भोजन जो है वो छोटी आंत से यहाँ पर आकर के मिलता है और यहाँ से भोजन जो है वो ऊपर की ओर चल रहा है, बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऊपरी गामी कोलोन। इधर भोजन जो बचा हुआ भोजन होता है वो इस प्रकार से मूव करता है, इसलिए इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। और नीचे की ओर कोलोन में जब भोजन मूव करने लगता है तो कोलोन के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अधोगामी कोलोन कहते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे पहला जो भाग होता है वो है कोलन और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कह रहे हैं रेक्टम। कोलन क्या होता है, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। इसमें पचे हुए
क्या कह सकते हैं कि अपचय अपशिष्ट से जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अब इसी में जल का अवशोषण हो रहा है, साथ ही इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसमें लिख सकते हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऊपरीगामी कोलन, सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन, और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं अधोगामी कोलन। तो ये कोलन जो होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन याद रखना है कि यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसमें अपचय अपशिष्ट से जो जल होता है उसका क्या हो जाता है, अवशोषण। इसलिए जो अपचा भोजन है वो अब ड्राई हो जाता है। और इसमें के 3 भाग हैं। ऊपरीगामी भोजन, इधर अपचा भोजन इधर ऊपर की ओर जा रहा है, तो बड़ी आंत के जिस भाग में भोजन ऊपर की ओर चढ़ता है उसको हम लोग ऊपरोगामी कहेंगे। इस भाग को हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ, और बड़ी आंत का वह भाग जिसमें भोजन नीचे की ओर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधोगामी कोलन बोलते हैं। और उसके बाद जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। रेक्टम, रेक्टम ये या मलाशय यह कोलोन का अग्रभाग है, जहां से अपचा भोजन या इसी को बोल सकते हैं अपशिष्ट एनस के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकलता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए इसके बारे में। एक चीज और समझना है यहाँ पर, यह है छोटी आंत और ये बड़ी आंत है। दोनों का जो संधि स्थल है वो यहाँ है, ये वाला पोर्शन है। यहीं पर आकर के छोटी आंत बड़ी आंत से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर ये जो होता है वो नली के समान रचना होता है, और इस नली के समान रचना को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। तो सिक्कम क्या होता है, लिखिए इसको, सिक्कम छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संधि स्थल पर स्थित नली के समान रचना को सिक्कम कहते हैं। सिक्कम कहते हैं। ये जो रचना है जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ रहा है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। अब अगर आप सिक्कम को ही देखिए तो यहीं से क्या होता है, एक छोटा उंगली नुमा संरचना जो है वो निकला हुआ होता है, और ये जो उंगली नुमा संरचना जो सिक्कम से बाहर निकल रहा है इस संरचना को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, यहाँ पर अपेंडिक्स क्या होता है देख सकते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हिंदी में हम लोग परिशेषिका कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो सिक्कम के आधार तल पर, आधार तल का मतलब होता है नीचे, सिक्कम के आधार तल पर स्थित एक छोटी अंगुली नुमा या धागे नुमा भी कह सकते हैं रचना को अपेंडिक्स कहते हैं।
कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स होता है इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, और ऐसे अंग जिनका किसी भी जीव के शरीर में कोई काम नहीं होता है, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स जो है इसका भी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, ये दाहिने साइड प्रेजेंट होता है और इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर का एक प्रकार का बेकार का अंग है, अवशेषी अंग है। तो इसी में लिख सकते हैं कि यह हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ये जो पाचन, जंतुओं में पाचन की क्रिया वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर क्या है समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है कि जो भी एक्सरसाइज, इसको लिखने के बाद, पढ़ने के बाद जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको कर लेना है। और वैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो पहले कोशिश करना है किताब से या कॉपी से लिख ले। जब एकदम नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बनने लायक है, तो ही क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फालतू के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फालतू के लिख रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे। तो जो नहीं आ रहा है एकदम समझ में, उसी को लिखना है। और क्या करना है, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन है, जंतुओं में श्वसन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद क्वेश्चन करिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके बारे में लिख देना है। ठीक।